has almost 2 decades of experience into the field of financial market. His expertise lies in the segments like commodity market and currency market. So we welcome you, sir, on the show. Good afternoon. Good afternoon, sir. So sir, let's start with very basic thing. जो commodity market के लिए नए हैं जो लोग, तो आप उन्हें बहुत ही simple भाषा में कैसे समझोगे? What is commodity market? थैंक यू। देखिए, कमोडिटी इंडिया के लिए कोई नई चीज नहीं है। हाँ, बस इतना फर्क है कि कमोडिटी जो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट देखी फ्यूचर्स पे, वो 2003 नवंबर में एमसीएक्स से स्टार्ट हुआ था। बट देखा जाए तो इंडिया के लिए कोई भी कमोडिटी पुरानी नहीं है। आज इंडिया को जब हम बोलते थे सोने की चिड़िया, तो उसका मतलब था कि हम सोने में इन्वेस्ट करते थे और सब उसकी प्रॉपर्टीज को जानते थे। या हम घर की बात कर लेते, जिस दिन से कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ, तो आज सबने कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रखा है। सबने दाल जो हम लोग 15-20 दिन के लिए रखते थे घर में, वो 2-2, 3-3 महीने का स्टॉक करके चल रहे हैं। तो हम सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो कमोडिटी की वजह से होता है, या बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कमोडिटी मतलब सोने में इन्वेस्ट करके बैठिए, या कोई भी हम लोग कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट अभी जो प्रारूप है, जैसे नया युग है, तो उसका एक प्रारूप चेंज हुआ है, वो है फ्यूचर मार्केट। तो खाली इतना ही फर्क है कि हम लोग अभी तक फ्यूचर मार्केट इक्विटी को ही देखते थे, कमोडिटी को नहीं देखते। जबकि इंडिया में सबसे पुराना अगर हम देखें तो 1920s के अंदर भी इंडिया वाज द ओनली कंट्री हु ओपन द प्राइजेस। कॉटन के प्राइजेस हम लोग न्यूयॉर्क में जो ट्रेड होता था वो इंडिया ओपन करता था। तो आई थिंक कमोडिटी इंडिया के लिए कोई नया नहीं है। हम डे टू डे में भी जो एक्टिविटी रखते हैं, कुछ भी बाय सेल करते हैं, सब कमोडिटी। खाली जो फ्यूचर एक्सचेंजेस इंडिया में अभी जो लॉन्च हुए हैं, करीबन आज 18-19 साल हो चुके हैं, इसमें आपका एक्सपोजर होना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हम असेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में जो ब्लड बात या इक्विटी मार्केट में जो इरोशन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में या ऐसे कुछ असेट क्लास में होना चाहिए जो इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो आई थिंक सभी को कमोडिटी के बारे में पता है, जस्ट एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो आज एनसीएक्स, एनसीडीएक्स, आईसीएक्स, एनएसई, बीएसई सभी एक्सचेंज में कमोडिटी लॉन्च हो चुकी है। और जैसे हम जानते हैं बुलियन, एनर्जी और एग्री के कुछ कमोडिटीज इस पर ट्रेड होते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट एक्चुअली। और हम सब जानते हैं, घर घर जानते हैं कि गोल्ड को हम कब बाय करना चाहिए, कब बेचना चाहिए। तो आई थिंक कमोडिटी इज नॉट न्यू फॉर इंडियन पर्सन, बट जो व्यू है, वे है ट्रेड करने का, वो थोड़ा चेंज हुआ है। ओके, एब्सोल्युटली सर। सर लेकिन जो लोग कमोडिटी में ट्रेड एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर आना चाहते हैं कमोडिटी मार्केट के लिए, तो उन यूजुअली हमें कैसे कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल या फिर कोई प्रेशियस मेटल्स इसी तौर पे हम जानते हैं। सो आर देयर एनी अदर ऑप्शंस और सेगमेंट्स जिसमें ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम जनरली देखते हैं तो सोना चांदी का या क्रूड का काफी नाम आता है। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर अगर समझे, तो सबसे पहले जैसे इक्विटी मार्केट में हमारे पास कैश मार्केट होता है, देन फ्यूचर होता है, देन ऑप्शन होता है। सिमिलरली सेबी के प्रीव्यू में जब से कमोडिटी आई, तब से हमने देखा कैश मार्केट तो हम जानते हैं, जो डे टू डे हम एक्टिविटी करते हैं पूरा ही कैश मार्केट है कमोडिटी के लिए। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, तो एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, एनसीएक्स, एनएसई, ये सभी में हम फ्यूचर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कि ऑप्शन भी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कमोडिटी के कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, तो प्रीशियस मेटल में हमारे पास गोल्ड और सिल्वर होते हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी में क्रूड है और नेचुरल गैस है। वहीं बेस मेटल जो हम बात करें तो कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, ये सब रहते हैं। एग्री काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट होगा, क्योंकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। हम देखते हैं कि हर एक स्टेट अपने एक सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। जैसे हम अगर गुजरात की बात करें, तो कैस्टर हो गया, कॉटन हो गया, या मध्य प्रदेश की बात करें जो हार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आज सोयाबीन का सबसे बड़ा मार्केट है। उंजा में हम जीरा की सबसे बड़े मार्केट की बात करते हैं, या पैडी की बात करें तो पंजाब है। तो सभी स्टेट में एग्री कमोडिटी काफी ज्यादा है। तो इससे पहले हम देखते थे कि एग्री के अंदर कुछ बड़ा ट्रेड करने से लोग झिझकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक असेंशियल कमोडिटी एक्ट हुआ करता था, अभी भी है, बट उसको गवर्नमेंट ने इस वक्त अमेंड कर दिया, जिसके चलते आप एग्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर ऑप्शंस की बात करें, तो हमारे पास तीन क्लास है। पहला है कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन। और वहीं अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, तो एग्री और नॉन एग्री में बढ़ जाता है। एग्री के अंदर हमारे पास ऑयल सीड सबसे बड़ा लिक्विड ट्रेड होता है, देन स्पाइसेस, पल्सर्स
और अदर एग्रीज भी है, लाइक मेंथा ऑयल है, या हम कार्डमम की बात करें स्पाइसेस के अंदर, तो काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, चाहे हम एग्री की बात करें चाहे नॉन एग्री की बात ओके। सर अगर हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जाने की कोशिश करें कमोडिटी मार्केट में, तो इसमें फंडामेंटल्स क्या होते हैं? कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी मार्केट को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत जनों ने देखा है कि हम इक्विटी को जैसे ट्रैक करते हैं, तो इक्विटी और कमोडिटी दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है फंडामेंटल्स का। इक्विटी के अंदर हम बैलेंस शीट देखते हैं, और ये बैलेंस शीट का जो डेटा प्रोवाइड करता है वो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो कहीं न कहीं ये एक आशंका रहती है कि कंपनी ने ये डेटा प्रोवाइड प्रॉपर किया है या नहीं किया है। हमने काफ़ी केसेस भी देखे हैं जिसमें कंपनियों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बट कमोडिटी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। आज हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कोई बैलेंस शीट नहीं होती है। गोल्ड हम खाली एक ही चीज़ पे चलता है, वो है डिमांड और सप्लाई। अगर कहीं पे भी कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है, लेट्स से कोविड-19 की वजह से काफ़ी माइन्स बंद हो गई थी। यहाँ पे हम माइनिंग वर्क स्टॉप होते हुए देखे, जिसके चलते हमने सोने में, अगर आप देखेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पीरियड में सोने में एकाएक बहुत ही बड़ी तेजी आई। उसका कारण था अगर कोई भी ऐसा पैंडेमिक होता है या कुछ सप्लाई कंसर्न होता है, तो गोल्ड को सपोर्ट मिलता है या बाकी बेस मेटल को भी मिलता है। तो हमने देखा कि कोई भी ऐसा ग्लोबल कैलामिटीज होती है, तो वो गोल्ड को सपोर्ट करती है। तो आई थिंक अगर हम लोग फंडामेंटल पॉइंटर्स की अगर बात करें, तो हम बोल सकते हैं डिमांड इम्पैक्टिंग कोई भी न्यूज़ है, लेट्स से इंडिया और चाइना के बीच में तनाव बढ़ा, तो कहीं न कहीं सेफ हेवन बाइंग सपोर्ट करेगा किसको? गोल्ड एंड सिल्वर को। वहीं अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कुछ भी ड्रॉप होती है, तो वो बेस मेटल और एनर्जी को इम्पैक्ट करेगा। बारिश, अगर बारिश अच्छी होगी तो एग्री के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बारिश अच्छा है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बारिश कम है तो प्रोडक्शन घटेगा। तो जनरली क्या होता है, हम इक्विटी में जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हमें सीए होना जरूरी है, हमको बैलेंस शीट रीड करना जरूरी है, या हम कोई ना कोई एक्सपर्ट की राय लेंगे। कमोडिटी में एक आम आदमी भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल में सिंपल फंडामेंटल जो आप डे टू डे न्यूज में देखते हैं, अगर बारिश हो गई तो एग्री को अच्छा सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट पॉलिसी से, लेट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, या रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया चाइना के बीच में तनाव है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बी इंडियन बाय इंडियन का एक नारा है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बेनिफिट होगा। तो आई थिंक जो फंडामेंटल्स अगर हम कमोडिटी की बात करें, तो ओवरऑल जनरल फंडामेंटल्स जो हम डे टू डे देखते हैं, चाहे वेदर कंडीशन की बात करें, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें, माइंस में अगर कोई डिस्टर्बेंस है या नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक हो गया तो माइंस बंद हो गई, इस ढंग से ये इम्पैक्ट करता है। जो ग्लोबल सबको पता है, कॉमन न्यूज होती है, ना कि इक्विटी जैसा है कि बैलेंस शीट है, पीई रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, कैश फ्लो क्या है, इतना सब डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक कमोडिटी एज कम्पेयर टू इक्विटी फंडामेंटल साइड काफी इजी फंडामेंटल से हम डे टू डे देख सकते हैं, सीजनैलिटी देख सकते हैं और हमारा ट्रेड कर सकते हैं। ओके सर, इसमें कोई सीजनल होता है क्या? लाइक जैसे आपने कहा कि रेनी सीजन के ऊपर हमें एग्री मार्केट का कुछ अंदाजा आता है, तो ये ऐसे कुछ सीजनल होता है ईयरली कि ओवरऑल ईयर सब चलते हैं कमोडिटीज? देखिए, कमोडिटी का मतलब ही है सीजनैलिटी। एक एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में गोल्ड, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 12 महीना गोल्ड बाई जरूर होता है, बट उसका भी एक सीजन है जिसमें ज्यादा बाइंग होती है। जैसे हम बोलते हैं दिवाली या धनतेरस या अक्षय तृतीया, ये दो मेजर त्योहार होते हैं। शादी ब्याह में भी हम लोग गोल्ड लेते हैं, बट शादी ब्याह में क्या एक मंथ फिक्स है कि हम लोग फरवरी मार्च में लेंगे, लेकिन दिवाली हम जानते हैं कि Q4 में आता है। तो आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमेशा गोल्ड के प्राइस तेज होते हैं, क्योंकि पहले ही लोग लेना चालू कर देते हैं। वैसे ही हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो टेक एग्जांपल चना। चना विंटर क्रॉप है जिसकी सोइंग अक्टूबर नवंबर में होती है, और हार्वेस्टिंग हम देखते हैं कि फरवरी मार्च में होती है। तो जब भी सोइंग का पीरियड होता है, वो टाइम पे आप देखेंगे तो प्राइजेस धीरे धीरे तेजी की तरफ जाता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग थोड़ा टाइम रहता है। और जनरली Q4 में हमारा दिवाली या दशहरा, सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग दिस पीरियड ही होते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है काफी ज्यादा। तो जनरली हम देखते हैं विंटर क्रॉप्स की जो डिमांड है वो Q4 में रहती है, और प्राइसेस बहुत तेज रहते हैं। जबकि फरवरी मार्च में इनका अराइवल्स आ जाता है, तो मार्च अप्रैल में हमेशा गिरावट रहती है। तो ये जनरल एक सीजनलिटी के ऊपर ही प्लेस होता है, चाहे हम एग्री कमोडिटी की बात करें चाहे नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें। तो सीजनलिटी डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ कमोडिटी। ओके। सर अगर
जैसे अभी आपने कहा कि जब भी इक्विटी में फॉल आता है तभी गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट? देखिए, अगर हम गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड को हम बोलते हैं लिक्विड असेट। लिक्विड असेट मतलब कभी भी कुछ कंसर्न होगा तो हम तुरंत गोल्ड में बाइंग आ जाता है। लेट से सबसे अच्छा उदाहरण मेरे को जो समझ में आता है वो है डीमोनेटाइजेशन का डे। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ कि करेंसी हमारी बंद हो रही है, कुछ करेंसी इमीडिएटली देखिए अगले दिन 9 तारीख को इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट आ गई। प्रॉपर्टी मार्केट में कोई बायर नहीं थी, बट गोल्ड के भाव में एकदम उछाल आ चुका था। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि कहीं पे भी अगर कोई भी कंसर्न होगा तो इक्विटी मार्केट से लोग पैसा निकालेंगे। बट निकालने के बाद सेफ तौर पे कहाँ पे डाल सकते हैं वो है गोल्ड। इनफैक्ट हमने देखा कि यूएस ईरान के बीच में तनाव था 1 जनवरी को। जैसे कोई भी ऐसा जियो पॉलिटिकल टेंशन आता है तो गोल्ड में बाइंग आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को जो रिप्रेजेंट करता है वो है इक्विटी मार्केट, और जबकि कंसर्न या रिस्क को जो रिप्रेजेंट करता है वो गोल्ड मार्केट। और कभी भी कुछ कंसर्न या इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन ऐसा कुछ आता है तो इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म करते हैं और गोल्ड पॉजिटिवली ट्रेड करता है। हमने पिछले 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। अगर पिछले 5 साल की अगर हम बात करें या लेट से 3 साल की भी अगर हम बात करें तो गोल्ड ने 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी मार्केट ने एक फ्लैटिस के साथ 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, खासकर से निफ्टी में। हमने इसके अंदर और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है हमारे कुछ क्लाइंट्स के लिए, जहां पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो गोल्ड के साथ, लेट से अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया इक्विटी में और 10 20 या 30% एज पर योर रिस्क एपेटाइट अगर आप गोल्ड में डाइवर्ट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो का बीटा, बीटा मीन्स वॉलिटिलिटी, वॉलिटिलिटी कम हुई है और अल्फा अच्छा जनरेट हुआ, मतलब रिटर्न अच्छा जनरेट हुआ। तो आई थिंक गोल्ड में जो सिक्योरिटी है इक्विटी मार्केट से इन्वर्सली रिलेट करना, इसकी वजह से काफी हेजिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनती है इक्विटी और गोल्ड में। और पोर्टफोलियो में जहां हम पहले हिस्टोरिकल देखते थे कि 5%, 6%, 7% का आपका एक्सपोजर होना चाहिए कमोडिटी में या गोल्ड में, अब ये बढ़ चुका है क्योंकि 3 4 सालों में हमने देखा डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड ने दिया है। तो आई थिंक इन्वर्सली, परफेक्टली इन्वर्सली कोरिलेटेड है। और हमने पिछले 20 सालों में, 30 सालों में देखा भी है, जब जब चाहे 2008 की गिरावट की बात करें तो इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट आया था और उसी टाइम पे गोल्ड में अच्छी तेजी आई थी। तो आई थिंक लोगों को अभी अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के साथ साथ कमोडिटी के अंदर गोल्ड को जरूर देखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ऑफ कोर्स सर। सर जब भी हम गोल्ड को अक्यूमुलेट करने की बात करते हैं पोर्टफोलियो में, इज इट कि हमें डिजिटल गोल्ड अक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर गोल्ड फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, अपने अपने टेस्ट की बात है। मैं प्रेफर करूंगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिकॉज अगर आप पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टर है तो आपको डिजिटल में जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि मार्केट में एक तो मार्जिन कम होते हैं तो लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है क्वांटिटी के ऊपर, वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग के लिए देखते हो तो गो फॉर ए डिजिटल। बट मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा, जिस दिन से सेबी ने मैंडेट कर दी है सभी एक्सचेंजेस को कि कोई भी जो भी कमोडिटी ट्रेड हो रही है वो डिलीवरेबल हो, तो आई थिंक फ्यूचर मार्केट के ऊपर भी एक पॉइंट पे आप डिलीवरी ले सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम है तो आपको डिजिटल में जाना चाहिए, जिसके अंदर गोल्ड गोल्ड सोनियर बॉन्ड है, ईटीएफ है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलर कुछ मोमेंटम या कोई इवेंट को अगर टैप करना चाहते हो तो फ्यूचर्स पे जाइए, क्योंकि फ्यूचर्स पे मार्जिन कम होते हैं और आप इस लीवरेज का रिटर्न के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। ओके सर, अब अभी आपने जो कहा कि गोल्ड का परसेंटेज आपको बढ़ाना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, सो व्हाट डू यू रेकमेंड, कितना बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए, हमको गोल्ड को दो पार्ट, गोल्ड के जो गेन्स है या रिटर्न्स है या जो पीरियड है, मैं अगर मेरी बात करूँ 20 साल का, तो 20 साल के अंदर मैंने देखा है कि गोल्ड अभी 2 पार्ट में बढ़ चुका है। अब टिल 2013 गोल्ड हम लोग इंडिया में जो भी बाय करते थे वो कंजम्पशन नेचर का होता था। हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कभी बाय नहीं करते थे, हम लोग कंजम्पशन के लिए ही बाय करते थे। बट 2013 में हमने देखा कि इंपोर्ट ड्यूटीज में काफी बड़ा एक जंप आ गया था। तो जब जब ऐसा जंप आता है तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम फिजिकल गोल्ड बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मेकिंग चार्जेस या इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा पे करना पड़ेगा। और आज इंडिया में आप जानते हैं कि 12.5% के आसपास का इंपोर्ट ड्यूटी है, तो बड़ा कॉस्टली हो जाता है अगर हम फिजिकल गोल्ड में बाय करते हैं। इसकी वजह से डिजिटल का हमने देखा मार्केट में आया, और जब से डिजिटल मार्केट में आया है तो आपकी एंट्री
और एग्जिट काफी सुगम हो चुकी है। आप कभी भी आप ले सकते हो और बिना मेकिंग चार्जेस, बिना इंपोर्ट ड्यूटी के, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस में फैक्टर इन होता है, तो आपका एंट्री और एग्जिट काफी इजी हो जाता है। तो आई थिंक पहले जो एक हिंड्रेंस था उसकी वजह से सब लोग कहते थे कि 5-7% या 8% से ज्यादा गोल्ड में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बट आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए 10 साल का, कि जिस दिन से इक्विटी ने डबल डिजिट का रिटर्न दिया है लॉन्गर टर्म में, उससे बेटर रिटर्न हमने गोल्ड में देखा है। तो आई थिंक अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हो तब आपको 15% का एक्सपोजर गोल्ड में रखना चाहिए। अगर मॉडरेट हो तो आपको 20 से 25% रखना चाहिए। और थोड़ा और अगर एग्रेसिव वे में आप काम करते हो तो यू कैन गो अप टू 28 to 30%। मैं जानता हूँ ये काफी एग्रेसिव की बात कर रहा हूँ, बट आप देखिए कि पहले जो डेटा पॉइंट हुआ करता था या पार्टिसिपेशन हुआ करता था गोल्ड में, वो काफी डिफरेंट था। आज बड़े बड़े सेंट्रल बैंक इकोनॉमी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउस कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी भी अच्छी है प्लस वॉलिटिलिटी भी अच्छी है। तो आई थिंक हमारा जो नजरिया था पहले गोल्ड को देखने का कि 5% 7%, अब ये चेंज हो चुका है। गोल्ड परफेक्ट डाइवर्सिफाइड है आपकी इक्विटी को देखते हुए। तो आई थिंक 3 वे में आप कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव है तो 15%, मॉडरेट में आप 20 से 25% और एग्रेसिव है तो 28 to 30% का भी आप इन्वेस्ट गोल्ड में कर सकते हैं। ओके। सर, यूजुअली करेंसी और कमोडिटी का कुछ कोरिलेशन होता है, लाइक चेंजेस इन द रूपी और एनी करेंसी, डज इट अफेक्ट द प्रेशियस मेटल्स? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया कोई भी डेटा पॉइंट कमोडिटी के लिए डायरेक्ट कोई डेटा पॉइंट नहीं होता, हम लोग डिराइव डेटा पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस, आज गोल्ड सबसे ज्यादा जो मूव करता है वो डॉलर को देख के मूव करता है। अगर यूएस अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो यूएस से जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं लाइक रिटेल सेल्स का डेटा, हाउसिंग सेट का डेटा या जॉब डेटा, ये काफी अच्छे आ रहे हैं। अगर कोई भी इकोनॉमी के लिए डेटा अच्छा आएगा तो करेंसी मजबूत होगी। अगर डॉलर में मजबूती आएगी तो डेफिनेटली दैट क्लियरली शोज कि इकोनॉमी इज गोइंग वेरी वेल। जब इकोनॉमी वेरी वेल हो रहा है या ग्रो हो रही है तो लोग गोल्ड से पैसा निकालकर इक्विटी में पैसा डालेंगे, जिसको रिस्क एसेट कहा जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम करेंसी की भी बात करें, खास करके डॉलर की बात करें, तो गोल्ड इन्वर्सली कोरिलेटेड है डॉलर से। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट पे आते हैं तो हम लोग जो भी गोल्ड है वो इंपोर्ट करते हैं सालाना। हाँ, वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंपोर्ट 2013 तक इंडिया का था, जो 900 से 1000 टन का इंपोर्ट हुआ करता था। बट हायर इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आज हम करीबन 650 से 700 टन गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, जो बड़ा चंक है। हम सेकंड हाईएस्ट बायर बन चुके हैं। अब इससे करेंसी, इंडियन करेंसी रुपी का काफी इम्पैक्ट होता है। इनकेस अगर हमने देखा कि रुपए में कमजोरी हो रही है तो हमारे यहाँ पे गोल्ड महंगा हो जाएगा, तो गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। अगर यही करेंसी मजबूत हो रही है तो डोमेस्टिक मार्केट में हमको गोल्ड सस्ता मिलेगा। इसकी वजह से करेंसी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे हम डॉलर की बात करें चाहे रुपए की बात करें। इधर हमको रुपए का भी व्यू लेके चलना चाहिए। अगर रुपया काफी ज्यादा कमजोर हो गया है तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइसेस में और बढ़ोतरी डोमेस्टिक मार्केट में बन सकती है। अगर डॉलर में अच्छी मजबूती आ गई है तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा। तो डेफिनेटली करेंसी मार्केट और उसके डेटा गोल्ड को जरूर इम्पैक्ट करते हैं। ओके। सर, यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि जो कमोडिटी मार्केट है ना, वो इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा रिस्कियर है इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिक्विडिटी। इज इट ट्रू? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। देखिए मैं एक थंब रूल पकड़ के चलता हूँ, इक्विटी कैन बी जीरो, कमोडिटी कांट बी जीरो। ठीक है, हमने एक इंस्टेंट देखा क्रूड का, बट वो एक टिपिकल एक कंडीशन बन चुका था वो, उसकी वजह से। अदरवाइज कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड का वैल्यू जीरो नहीं होगा। कोई भी एग्री है, एग्री के प्याज जीरो नहीं होंगे। आज अगर हमने देखा प्याज का केस, एक साल अगर प्याज के भाव गिरते हैं तो 2 साल बाद वापस बढ़ते हैं। बट इक्विटी में अगर कोई गलत कंपनी आपके हाथ में लग जाती है या आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकती है। एक एग्जांपल हम यस बैंक का लेते हैं। प्राइसेस बहुत अच्छा मूव कर रहे थे, सभी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में भी थे। उसके बाद हमने देखा कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि 200-250 रुपए वाला यस बैंक 9 रुपए में जाके बिकता है। बाकी हम कमोडिटी की अगर बात करें तो कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती। तो आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि कमोडिटी में वॉलिटिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट में भी नो डाउट काफी फैक्टर्स होते हैं, फंडामेंटल, कंपनी, कॉर्पोरेट रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, उसकी वजह से वॉलिटिलिटी। बट आई थिंक रिस्की की अगर बात करें तो आई पर्सनली, अगर मैं मेरे 20 साल के टेन्योर की बात करूँ तो आई फील इक्विटी इज मोर रिस्कियर देन कमोडिटी। आज हम जानते हैं हम इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं,
क्योंकि हमको रिटर्न मिले, और रिटर्न कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन किसकी वजह से आता है? इन्फ्लेशन कमोडिटी की वजह से आता है। आज आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं, बट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन रखेंगे कहाँ? हमारे पास कोई मैकेनिज्म या प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कमोडिटी के जो एक्सचेंजेस है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए। अब आपके पास मौका है कि आप जो इन्फ्लेशन की वजह से कमोडिटी रेस हो रही है, उसी में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। तो आई थिंक कमोडिटी इज मच बेटर एंड सेफर एज कम्पेयर टू इक्विटी। अगर आपने प्रॉपरली आपके एपेटाइट के हिसाब से कमोडिटी में इन्वेस्ट किया है, तो इक्विटी से काफी फार बेटर है। ओके। सो सर, अगर कोई अभी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहे, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड कह सकते हैं, तो उसके लिए व्हाट आर द 3 थिंग्स, की पॉइंट्स की उनको एवरीडे चेक करने हैं? ओके, देखिए, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन कमोडिटी मार्केट इज ए डेरिवेटिव मार्केट, जो हम इंटरनेशनल प्राइस से डिराइव करते हैं। ठीक है, एग्जांपल गोल्ड सिल्वर, तो हम यूएस में कॉमेक्स है, कॉमेक्स के अंदर गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस में अगर कोई मूव होता है, उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले आपको पहले इंटरनेशनल मार्केट देखना है कि वहाँ पे मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो। दूसरा आपको देखना है कि कोई बड़ा डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट के लिए काफ़ी आज की डेट में वेबसाइट बन चुकी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप पे भी देखें, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी डेटा पॉइंट टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो वो एक आपको जरूरी है कि यूएस में अगर कोई इकोनॉमी रिलेटेड डेटा आ रहा है, डेटा अच्छा है, मतलब इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। तो वैसे आपको पहला ग्लोबल मार्केट्स को देखना है, दूसरा इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट को देखना है, तीसरा आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल का यूज कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट अवेलेबल है काफी सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे आप देख के ट्रेड कर सकते हो। तो आई थिंक ये ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ मैं कि ग्लोबल मार्केट, इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट और टेक्निकल चार्ट, ये तीन के कमावेश से आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। ओके सर, सो यहाँ पे आपने हमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है और इसमें कौन से की फैक्टर्स है। अगर मैं पूछूं कि आपका करंट मार्केट सिनेरियो पे आपका क्या व्यू है ऑन कमोडिटी मार्केट, व्हाट वुड इट बी? ठीक है, सबसे पहले अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बेरिश हूँ इक्विटी मार्केट में। नो डाउट वी हैव सीन ए वेरी गुड रिकवरी इन इक्विटी। लेट्स से अगर निफ्टी की बात करें, तो हमने 7,500 से फिर से 10,500 तक भी आते हुए देखा। बट एक चीज आप समझिए कि इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, एक साइकिल है ये। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 30-40 साल में गोल्ड की जो साइकिल रही है, वो 4 इयर्स की एवरेज साइकिल रही है। मतलब अगर गोल्ड में तेजी स्टार्ट होगी, तो 4 साल तक एवरेज तेजी रहेगी। अगर मंदी स्टार्ट होती है, तो 4 साल की मंदी रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 2008 में हमने देखा कि जब इक्विटी मार्केट में फॉल आया, तो गोल्ड में तेजी आई। तो 2008 से लेकर 2013 तक हमने गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी आती हुई देखी। तो सिमिलरली इस बार भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जो तेजी स्टार्ट हुई है, वो 2018 से स्टार्ट हुई है। तो आई थिंक मुझे लगता है 2021-22 तक गोल्ड में तेजी कायम रहेगी। और इक्विटी मार्केट में आप समझिए, यूएस को देखकर हमारी इक्विटी रिकवर कर रही है, जबकि इंडिया अभी भी लॉकडाउन में है, अभी भी रिसेशन का खतरा बना हुआ है। शोरूम्स ये सब अभी स्टार्ट नहीं हुए, कंजम्पशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ठीक है, हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि काफी बड़ा फॉल आया, इस इन्वेस्ट कर लिया। बट अगले 1 साल की अगर बात करें, तो आई एम बेरिश ऑन इक्विटी। एंड जो मेरे चार्ट बताइए या फिर हम साइकिल की बात करें, तो आई थिंक गोल्ड इज स्टिल लुक्रेटिव, क्योंकि 2008 में भी हमने देखा था जो गोल्ड के की एलिमेंट से सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट, वो इस बार भी हो रहा है। वहीं अगर हम देखें, स्टिमुलेशन पैक जो गवर्नमेंट दे रही है, वो इस बार भी हो रही है। सेंट्रल बैंक की बाइंग 2008 में भी थी, इस बार भी हो रही है। वहां पे रिसेशन का खतरा बना हुआ था, इस बार भी हो रहा है। तो सभी जो की एलिमेंट है, वो अभी भी दिखा रहे कि इक्विटीज आर स्टिल रिस्की। नो डाउट इसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स है जो फंडामेंटली कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स जिसको बोलते हैं मैं, क्योंकि कंजम्पशन है वो ऑनगोइंग है। तो सेलेक्टिव स्क्रिप्ट के अंदर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ ना कुछ सपोर्ट रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट 1 ईयर की बात करें, तो इक्विटी कैन गिव यू अ पॉजिटिव रिटर्न, लेट्स से 2-3% या साइडवे टू पॉजिटिव रह सकता है। बट स्टिल आई एम बुलिश फॉर गोल्ड। गोल्ड को आप परसेंटेज टर्म पे मत देखिए कि पिछले साल 20% का रिटर्न दिया है, अभी भी 20% बढ़ चुका है तो आगे नहीं बढ़ेगा। गोल्ड हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग अ रिटर्न ऑफ 40-40, 50-50%। सिल्वर हमने देखा था कि 20,000 से सिल्वर 75,000 हो गई थी 2009 से 2013 के बीच में। आई एम स्टिल बुलिश ऑन बुलियन।
सिल्वर अगर हम नेक्स्ट 1 ईयर की बात, गोल्ड अगर 1 ईयर की बात करें तो गोल्ड कैन टच अराउंड 53,000 to 55,000 इन नेक्स्ट 1 ईयर। सिल्वर कैन टच अराउंड 1 लाख रुपीज एज ऑफ नाउ। तो बाकी इक्विटी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवे हो सकता है। गवर्नमेंट जो स्टेरॉइड दे रही है या जो पैसा पंपिंग कर रही है उसकी वजह से इक्विटी थोड़ा संभला हुआ है, अदरवाइज आई एम बेरिश। And what about the agri market, sir? वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर कमोडिटी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि एक चीज समझिए, बिना एग्री के कोई भी दुनिया नहीं चल सकती। हाँ, इंडिया में पहले हमने देखा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था जिसकी वजह से लोग डरते थे, और थोड़ा सा सबके मन में थोड़ा रहता है कि एग्री में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो थोड़ा अनसर्टेनिटी या हम बोल सकते हैं एजुकेशन लेवल नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस ढंग से गवर्नमेंट ने पहला स्टेप बहुत अच्छा लिया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड कर दिया है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इन एग्री मार्केट इज लाइकली टू इंक्रीज इन नेक्स्ट कमिंग पीरियड। सेकेंडली, एग्री के अंदर आप एक सिंपल समझिए, हमारे पास लैंड बैंक काफी कम है, बट पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही है, कंजम्पशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो लॉन्गर टर्म में कभी भी एग्री के भाव बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट ने भी, मोदी गवर्नमेंट ने भी कहा है हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे। तो फार्मर की इनकम कहाँ से होती है? फार्मर कोई भी क्रॉप उगाता है, उसको बेचता है, उसकी इनकम उधर से मिलती है। तो जब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे, तो डेफिनेटली आज कहने की एमएस की बात कीजिए, आज फ्यूचर मार्केट में 4100 चल रहा है, जबकि एमएसपी 4800 चल रही है। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक अगर पर्सनली अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर इन्होंने काफी अच्छा रैली कर चुके हैं फर्स्ट 6 मंथ में, और नेक्स्ट 6 मंथ में आई एम वेरी मच बुलिश ऑन एग्री, बिकॉज एग्री कभी भी कंजम्पशन से परे नहीं रहती है। इस बार लॉकडाउन था, आप घर में, मैं घर में, सब घर में थे, बट कंजम्पशन, चाहे बिस्किट की बात करें, चाहे खाने पीने की कोई भी बात करें, उसका कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक आई एम वेरी मच बुलिश ऑन एग्री कमोडिटी। गवर्नमेंट भी काफी इसमें काम कर रही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में खास करके पल्सेस में जैसे चना है, इनमें मैं काफी बुलिश हूँ। देन स्पाइसेस, स्पाइसेस में भी काफी एक्सपोर्टिंग कमोडिटी है। कॉटन है, कॉटन में इस बार हमारे पास स्टॉक भी काफी ज्यादा है, प्लस इंटरनेशनल डिमांड भी काफी अच्छी रह रही है। आई थिंक एग्री इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इन 2020। सर ये एग्री कमोडिटीज में क्या हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं? लाइक ट्रेड का तो पता है, फ्यूचर्स में ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर लॉन्गर टर्म हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सारी चीजों में? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि सेबी ने देखा है कि जो भी फ्यूचर ट्रेडेड कमोडिटी है वो डीमैट, वो आपका डिलीवरेबल होना चाहिए। तो ऑलरेडी जितनी भी एग्री है, आप इसको डीमैट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेट से चना है, चने में आज आप डिलीवरी लेकर आप वेयर हाउस में रख सकते हैं, जो नई क्रॉप से पहले पहले आपको निकालना है। या फिर रिसेंटली एनसीडीएक्स हैज लॉन्च एग्री डेस्क इंडेक्स। जैसे हमको इक्विटी के अंदर निफ्टी है, तो अगर किसी को 5-7 स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्ट करना एट ए टाइम, तो वी प्रीफर टू हैव अ निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमने पूरे मार्केट में इन्वेस्ट किया है। वैसे ही एग्रीडेक्स इंडेक्स है जिसमें 10 लिक्विड कमोडिटी में ट्रेड होता है, और कैश सेटल्ड होने की वजह से, जैसे निफ्टी कैश सेटल्ड है, वैसे ये भी एक कैश सेटल्ड इंडेक्स है। यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, और आप एग्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, इंडेक्स बेस पे भी, या आप इंडिविजुअल कमोडिटी में भी, लाइक चना है, कोई भी, इसमें आप डिलीवरी मैकेनिज्म समझकर इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। ओके सर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन करेंसी मार्केट? ये आजकल के वॉलेटाइल सीजन में आप व्हाट आर द एक्चुअल व्यूज ऑन करेंसी मार्केट? देखिए, करेंसी की बात करें तो रियली आई शुड अप्रिशिएट गवर्नमेंट। जिस ढंग से हमने एकाएक पहले करेंसी में काफी वीकनेस देखी, फ्यूचर्स के अंदर यूएसडी आया 77 तक चले गया था, उसके बाद एफर्ट्स के बाद हमने देखा कि ये नीचे में 75 तक आ चुका था। नो डाउट लॉकडाउन के चलते कुछ कंसर्न थे, बट आप देखिए जो हमारा मेजर इम्पोर्ट हुआ करता था वो पूरा रुक गया है। क्रूड भी काफी एक अच्छे स्टेबल लेवल पे आ चुका है, उसका हमको इंडिया को काफी बड़ा रिलीफ मिला है। और जिस ढंग से अभी इक्विटीज के अंदर कुछ कंपनीज में हमने देखा वीसी कैपिटल आए हैं, उसकी वजह से भी हमारा डॉलर अर्निंग काफी ज्यादा हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी पहले से अभी काफी कंट्रोल्ड में है, बट हाँ, अभी भी ग्लोबल मार्केट रिसेशन में होने की वजह से आई थिंक रूपी कैन फर्दर वीकन, क्योंकि डॉलर अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है मुझे चार्ट पे, जो आई थिंक 77-77-50 तक रुपी जा सकता है। बट इन ऑल अगर हम अगले 1 साल की बात करें, तो रिकवरी अगर आती है तो सबसे पहले इंडिया में रिकवरी दिखेगी, जो हम वापस 74-73 तक के भी लेवल यूएसडीआई में देख पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक जो हमने वॉलिटिलिटी मार्च अप्रैल मई में देखा था वो अब काफी हद तक स्टेबल हो चुकी है।
और इंडियन करेंसी आई थिंक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में एज कम्पेयर टू एनी अदर इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए। Okay, so sir, in this session you actually helped us understand this commodity market and इसके अंदर क्या चलता है, what are the fundamental points, ये बहुत ही easily आपने actually समझा दिया हम लोग को। लेकिन ये सेशन एंड करते करते कैन यू गिव अस गोल्ड का एंड सिल्वर का पॉइंट्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? ओके, सी आई थिंक गोल्ड में हम लोग काफी बुलिश है, बट एक सीजनैलिटी ये दिखाता है कि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीनों में जनरली गोल्ड में बड़ी तेजी नहीं आती। ऐसी रैली देख चुके हैं। सीजनैलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि जून जुलाई अगस्त में गोल्ड में कोई बड़ा जंप नहीं आना चाहिए अनलेस एंड कुछ फंडामेंटल न्यूज है। जैसे हम कोविड-19 के सेकेंड वेव का कंसर्न थोड़ा बना हुआ जरूर है, वो प्राइजेस को सपोर्ट करा। तो पहले हम अगर इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो 1760 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो वी कैन सी प्राइसेस गोइंग टुवर्ड्स 1825 इन डॉलर टर्म्स। वैरस अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1680 का इमीडिएट सपोर्ट और उसके नीचे हम 1600 तक के भी लेवल देख सकते हैं। वहीं अगर इसको डोमेस्टिक मार्केट से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो आई थिंक हमको जो रेंज दिखाई दे रहा है वो अराउंड 49,000 का एक रेजिस्टेंट है। अगर प्राइसेस 49 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाती है तो डेफिनेटली प्राइसेस कैन गो अप टू 52,000। वैरस अगर सपोर्ट की बात करें तो आई थिंक मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 46,000 का एक सपोर्ट आते हुए देखा है। तो 46 से लेकर 44 का एक डाउनसाइड सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो ऑलरेडी हमने सिल्वर में 19.5 तक का जंप देख चुके हैं। तो अनलेस एंड अनटिल $19.5 के ऊपर नहीं जाता है, प्राइसेस कैन बी इन रेंज ऑफ $14 टू $19। वैरस डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है चांदी जब तक 50,000 का लेवल नहीं तोड़ता है तो 50,000 से 44,000 के बीच में ही ट्रेड करेगा। पोस्ट दिस Q3 वी आर मोर बुलिश इन गोल्ड एंड सिल्वर, जहाँ पे 50 to 53,000 का लेवल गोल्ड में और अराउंड 56,000 का लेवल सिल्वर में देख पाएंगे। Okay, thank you so much sir for this level. So sir, thank you so much for taking your time out and having conversation with us and explaining us in detail like what is commodity market और commodity market में होता क्या है। तो सर अगर कोई व्यूअर्स है, ठीक है, जिनको डाउट्स हो या फिर कुछ कमोडिटी के बारे में पूछना हो तो वो आपको कहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मेरा नंबर है आपके पास, कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कमोडिटी से रिलेटेड कब कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या व्यू है, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। और जो लोग कमोडिटी में न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अजय सर के डेली पॉडकास्ट आते हैं हमारे चैनल पे investmentguruindia.com पे। आप वहाँ पे एवरी डे उनके पॉडकास्ट सुन सकते हो एंड ही ऑल्सो अपीयर्स ऑन मेनी न्यूज चैनल्स टू गिव हिज व्यू, सो यू कैन ऑल्सो कैच हिम देयर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। Ajay sir, thank you very much. Asafli, thank you. थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू।